हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा आइस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम 71वीं बीपीएससी के लिए बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और लगातार आ रहे हैं। तो हमारा इस वीडियो जो है इसमें हम जनवरी माह 2025 के बिहार करंट अफेयर का चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारी इस यात्रा आइए इस पर जो सबसे पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह है शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो पीएम ऊषा एक योजना है, भारत सरकार की स्कीम है, उसके तहत पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपया दिया गया है। तो आपसे यह पीटी में सवाल पूछा जा सकता है कि किन दो विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपया दिया गया है, या यह पूछा जा सकता है कि पटना विश्वविद्यालय या फिर ललित नारायण विश्वविद्यालय के लिए जो 100 करोड़ रुपया दिया गया है वो भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत दिया गया है। तो उसको याद रखेंगे, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान या उसको पीएम ऊषा अभियान भी कहते हैं। तो देखते हैं इस योजना के बारे में। देखते हैं जो पीएम ऊषा स्कीम है इसको प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान को जून 2023 में पीएम ऊषा नाम से शुरू किया गया था। तो पीएम ऊषा जो स्कीम है इसको इस स्कीम को जो है जून 2023 में शुरू किया गया था और इससे पहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था। इससे पहले एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसको रूसा भी बोला जाता था, RUSA, उसी के जगह पर उसी को नए रूप में पीएम ऊषा के नाम से जून 2023 में शुरू किया गया। जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा था उसको 2013 में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य क्या था कि जो शिक्षण संस्थान है उच्च स्तरीय उसको रणनीतिक वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाए। तो जो भी शिक्षण संस्थान है भारत के अंदर जो उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान है और उनको वित्त की ज़रूरत है तो उसको वित्त पोषण करने के लिए यह स्कीम शुरू किया गया था और उसी स्कीम को 2023 में नए नाम से शुरू किया है। बाद बाकी उद्देश्य वही है। चलिए देखते हैं इस जो प्रधानमंत्री उत्तर शिक्षा अभियान है यह केंद्र प्रायोजित स्कीम है और 60-40 का रेशियो इसके तहत अनुदान में दिया जाता है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि बिहार का मातृ मृत्यु दर 2023 में घटकर 118 हो गई है। तो इसको याद रखेंगे, बिहार का जो मातृ मृत्यु दर है 118 है और राष्ट्रीय मातृ मृत्यु दर अगर देख ले तो मतलब उस कितना है 89 है। तो राष्ट्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु दर 89 है जबकि बिहार में 118 मातृ मृत्यु दर। इसको याद रखेंगे। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि मातृ मृत्यु दर को 60 तक करना। बिहार सरकार का भी एक लक्ष्य है कि बिहार सरकार चाहती है कि जो मातृ मृत्यु दर है वो 60 तक कम किया जाए। पूरे देश में केरल में सबसे कम मातृ मृत्यु दर है, लगभग यह 19 है। मातृ मृत्यु दर वहाँ 19 है। चलिए देखते हैं मातृ मृत्यु दर। कभी कभी सीधा परिभाषा भी आ जाता है स्टैटिक्स में, सीधा सीधा सवाल जो है भूगोल के जो मानवीय भूगोल है उससे सवाल आ जाता है कि मातृ मृत्यु दर क्या होता है। तो देखेंगे कि 1 लाख जो जीवित जन्म होता है बच्चों का, 1 लाख जीवित जन्मों पर जो माता होती है उसकी मृत्यु गर्भावस्था या प्रसव के 42 दिन के भीतर होती है तो उसी को मापता है। यानी कि बच्चा जन्म देने के दौरान माता की जो मृत्यु होती है उसको मापने के लिए मातृ मृत्यु दर का इस्तेमाल होता है। और कहीं ना कहीं मातृ मृत्यु दर ज़्यादा होने से यह पता लगता है कि सोसाइटी में जो स्वास्थ्य मानक है वो बेहतर तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है या फिर प्रसव जो है संगठनात्मक नहीं है। तो भारत सरकार जो है प्रसव को संगठनात्मक बनाने के लिए मातृ मृत्यु दर को बहुत कम कर रहा है। ठीक ना, तो इसको याद रखेंगे। विकसित बिहार @2047। तो जिस तरीक़ा से भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, उसी तरीक़ा से बिहार को भी 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देख सकते हैं बिहार विज़न डॉक्यूमेंट, और इसको विकसित बनाने के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है बिहार को 2047 तक विकसित बनाने के लिए। और ये जो विज़न डॉक्यूमेंट है इसको तैयार कौन कर रहा है, तो बिहार के योजना और विकास विभाग जो है इसको तैयार कर रहा है, उसे ही नोडल एजेंसी बनाया गया है, नोडल विभाग बनाया गया है। तो इसको याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि विकसित बिहार बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसके लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, उस विज़न डॉक्यूमेंट को कौन बना रहा है, तो बिहार के योजना व विकास विभाग को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप जो है वैशाली में बनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और वैशाली को विकसित भी किया जा रहा है। जिस तरीक़ा से सारनाथ जो वाराणसी में है विकसित किया गया है, उसी थीम पर वैशाली को भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वैशाली के बारे में देख लेते हैं। भगवान बुद्ध का जो पहले गुरु थे अलार कलाम, उनका जो आवास था वो वैशाली में था, या भगवान बुद्ध जो पहली बार जो शिक्षा ग्रहण किए थे
अलार कलाम से। वो कहाँ के संत थे? वैशाली के संत थे, इसको याद रखेंगे। भगवान बुद्ध अपनी अंतिम वर्षावास वह वैशाली में ही व्यतीत किए थे। भगवान बुद्ध ने अपनी महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की घोषणा वैशाली से ही किए थे। और बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना भी वैशाली में किया गया था। और जो प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी, वो भी पहली महिला मतलब भिक्षुणी थी जो संघ में शामिल हुई थी। दूसरा बुद्ध जो सम्मेलन है या फिर बौद्ध सम्मेलन है वैशाली में ही हुआ था, और वह काला शोक के दौरान हुआ था। मतलब राजा उसमें कौन थे? काला शोक थे, तो इसको भी याद रखेंगे। और वैशाली के कुंड ग्राम में ही महावीर का जन्म स्थल भी है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, तो इसको याद रखेंगे। सीता माता मंदिर का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? तो सीतामढ़ी में, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क का निर्माण कराया जाएगा। तो एक लव कुश पार्क भी बनाया जा रहा है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में। और ऐसा माना जाता है कि जो वाल्मीकि नगर का जो क्षेत्र है वहाँ ऋषि वाल्मीकि का निवास स्थल था महाभारत रामायण काल के दौरान। तो वहाँ ही लव कुश पार्क बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बंगाल जंगल की आग की घटनाओं के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। तो जितने भी आगजनी की घटनाएं पूरे देश में हुई हैं, जितने भी जो नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसका तीसरा स्थान है। यानी कि आगजनी की घटनाओं के मामले में सर्वाधिक जितने भी मामला हुए उसमें तीसरे स्थान पर कौन है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो ये पूछा जा सकता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल आगजनी की जो है 1470 घटनाएं दर्ज की गई है। सर्वाधिक आग लगने की जो घटना है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में वहाँ हुआ है, जबकि दूसरा स्थान पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। तो इसको भी याद रखेंगे कि जो जितना भी आगजनी की घटनाएं हुई है नेशनल पार्क में उसमें सर्वाधिक जो है कहाँ हुआ है? नागार्जुन श्रीशैलम में, जबकि दूसरा स्थान पर इंद्रावती है, जबकि तीसरे स्थान पर अपना वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। तो चलिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको याद रखेंगे पश्चिम चंपारण जिला में, चूँकि मैं इस पर पूर्व में बहुत ज़्यादा पूर्व में इस पर डिबेट हो चुका है, तो यहाँ ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको याद रखेंगे बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, साथ में अभी एकमात्र नेशनल पार्क भी है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आपदा जोखिम निम्नीकरण कैलेंडर 2025 का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि अभी एक जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर 2025 लोकार्पण किया गया है श्री नीतीश कुमार जी द्वारा। उसका निर्माण कौन किया है? ये पूछा जा सकता है। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उसका निर्माण किया गया। अब स्टैटिक्स में यह जरूरी हो जाता है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, इसको जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2007 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। तो याद रखें कि एक सामुदायिक निकाय हो गया, क्योंकि इसका जो है स्थापना किसके तहत हुआ? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 2007 में किया गया। जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका जो अध्यक्ष होता है राज्य के मुख्यमंत्री होता है। तो जो यह हमारा सामने जो एक्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाती है, उसके तहत कौन अध्यक्ष होता है? तो मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष होती है। उसी प्रकार जिला लेवल पर भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की स्थापना की जाती है और उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो डीएम साहब होते हैं। तो इसको याद रखेंगे। यह जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, भारत सरकार का जो है, तो उसी के अंतर्गत इन सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ। एनडीआरएफ का भी देखेंगे, उसका भी स्थापना जो है इसी अधिनियम के तहत हुआ। तो इस अधिनियम को देख लीजिएगा, क्योंकि यह इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 158वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है। तो इनके जन्म दिवस पर प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। वह 358 यानी 358 जो है प्रकाश उत्सव उनका मनाया गया है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि 10वें गुरु थे और इनका जो जन्म स्थल है बिहार है और बिहार से जुड़े हुए हैं। तो बीपीएससी की पीटी के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझसे तो इंटरव्यू में भी इनके बारे में पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कार्य बताइए एवं उनके दर्शन पर चर्चा करिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 को हुआ था पटना साहिब में। 1699 में खालसा पंथ की भी स्थापना इन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय
के पर्यावरण विज्ञान विभाग को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 1.1 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। तो इसको याद रखेंगे, जो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो पर्यावरण विज्ञान विभाग है उसको एक 1.1 करोड़ का अनुदान मिला है। तो इसको याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट 2024 में बिहार की स्थिति में सुधार हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है कि जो बिहार की स्थिति है उसमें सुधार हुआ है और बिहार को आकांक्षा राज्य की श्रेणी से निकाल करके तेजी से विकसित होने वाले राज्य में रखा गया है। तो बिहार की जो स्थिति है उसमें सुधार हो। लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो होता है, रिपोर्ट जो होता है, इसका मतलब लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि जो हम माल का आवागमन करते हैं उसको ले जाने के लिए कितना सस्ता है और कितना कम समय लगता है, कितना सहज तरीका से एक जगह से दूसरे जगह तक वस्तु को पहुंचाया जा सकता है। इसी को मापने के लिए लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट जो है जारी होता है। और बिहार में जो दिख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क निर्माण हो रहा है, पोर्ट का निर्माण हो रहा है, तो इसके वजह से बिहार की स्थिति में सुधार हुआ है। और बिहार पहले आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में था, अब उसे निकाल करके तेजी से विकसित होने वाले राज्य में रखा गया है। अब ये सवाल आता है कि लॉजिस्टिक जो सुगमता रिपोर्ट है उसको जारी कौन करता है? तो अपना जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक प्रभाग है DPIIT, तो DPIIT द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट का जो मापदंड है वो 4 मापदंडों पर आधारित है। रिपोर्ट जो है 4 मापदंड पर आधारित होता है और इस 4 मापदंड को आप देख सकते हैं। एक है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस राज्य के अंदर कितना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इवेलुएट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इसेंशियल फॉर सप्लाई चेन इफिशियंसी, तो इसेंशियल, तो अब ये सब चीज़ों का देखा जाता है। दूसरा जो पिलर है हमारा लॉजिस्टिक सर्विस है, कि लॉजिस्टिक सर्विस को कितना बेहतर तरीका से उस राज्य में संपन्न किया जाता है। तीसरा है ऑपरेटिंग जो इन्वायरमेंट है, कि उस राज्य का जो पर्यावास है, पर्यावरण है, इस सुगमता के लिए, लॉजिस्टिक सुगमता के लिए कितना बेहतरीन है। और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक, वह कितना सतत है, कितना इको फ्रेंडली है, कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसका भी जांच पड़ताल करता है। इस 4 आधार पर जो है तैयार किया जाता है। और देख रहे हैं कि बिहार इन चारों परफॉर्मेंस में बेहतर कंडीशन में आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हो रहा है, लॉजिस्टिक सर्विस भी बेहतर बिहार कर रहा है, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी सही हो रहा है बिहार में, लॉ एंड कानून बेहतर तरीका से काम कर रहा है, बहुत सारा जो लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेहतर तरीका से काम कर रहा है, और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक भी बिहार का बेहतर हो रहा है। इसी तरीका से एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आता था जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता था, अब उसको बंद कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि पीरपैंती थर्मल पावर यूनिट को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो जो पीरपैंती थर्मल पावर यूनिट है वो भागलपुर जिला में अवस्थित होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीरपैंती थर्मल पावर यूनिट जिसे शुरू करने का निर्णय लिया गया है वह किस जिला में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर की जिला में। और ये 2400 मेगावाट का होगा। 2400 मेगावाट का ताप विद्युत उत्पादन इकाई का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ जो ताप विद्युत होगा यानी कोयला से, गैस से, पेट्रोलियम से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। यह सौर विद्युत केंद्र नहीं है, न ही यहाँ जो है परमाणु ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, पीरपैंती थर्मल पावर यूनिट कहाँ है? तो भागलपुर जिला में अवस्थित है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है कि महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। तो बिहार जो है पिछले 2-3 वर्षों से कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजन, खेलों का आयोजन संपन्न किया है और बिहार ने पूरे भारत को अपना जो खेल माहौल है बिहार का और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतरी का प्रदर्शन लगातार बिहार कर रहा है और एक संदेश दे रहा है कि बिहार जो है खेल में अब बेहतर करने की स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है। तो जो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो है राजगीर में हुआ था। राजगीर जैसा कि देखते हैं कि वहाँ क्रिकेट स्टेडियम भी है, एक बहुत बड़ा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ हॉकी प्लेग्राउंड भी है। अभी हाल ही में वहाँ एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार के राजगीर में हुआ था। यहाँ 14 देश के खिलाड़ी ने भागीदारी निभाई थी और भारत ने इस विश्व कप को जीत लिया है। इंग्लैंड को हराकर फाइनल में भारत ने इस विश्व कप को जीत लिया था। तो ये हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर था और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।